हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज से हम लोग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सिलेक्शन फेज में। आज से पहले तो क्या होता था कि लास्ट ईयर तक ये होता था कि मेंस में पूछे जाते थे, सीएचएसएल के मेंस हो गया और सीजीएल के मेंस हो गया, तो उसमें स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स पूछे जाते थे। बट अब सिलेक्शन फेज में भी इन टॉपिक्स को ले आया है एसएससी। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी शेयरिंग विथ यू सम स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स क्वेश्चंस, और कुछ प्रीवियस ईयर भी होंगे और कुछ एक नए फॉर्मेट में भी होंगे। तो लेट्स बिगिन। और हाँ, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स जो है ये एक टॉपिक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन भी आएगा, फिर स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस भी आएगा। तो ये एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मैंने स्टार्ट स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट से किया है। अभी मैं आज इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मेजर डिस्कस करूँगी, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द फर्दर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जैसे जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। चाहे जैसा भी स्टेटमेंट दिया गया हो, जैसा भी आर्गुमेंट दिया गया हो, हम अपने आप से फैक्ट्स ऐड नहीं करेंगे। खुद से फैक्ट कभी भी आप ऐड मत करिएगा। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शुड इंडिया कंप्यूटराइज्ड ऑल पॉसिबल सेक्टर्स। स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या इंडिया को सभी सेक्टर्स को कंप्यूटराइज कर देना चाहिए, यानी डिजिटलाइज कर देना चाहिए। ये हमारा एक स्टेटमेंट है। अब हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। हम अपना व्यू नहीं रखेंगे, पहले बता दें, हम अपना व्यू नहीं रखेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले इनका समझते हैं। इनका पहला आर्ग्यूमेंट है येस, इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन वर्क। क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? मतलब अगर ये स्टेटमेंट है कि क्या इंडिया को हर सेक्टर को कंप्यूटराइज कर देना चाहिए, तो क्या इसका आर्गुमेंट, अगर यस कोई कोई बंदा यस बोल रहा है, तो क्या यस इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन वर्क? तो हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कंप्यूटराइज हर सेक्टर कंप्यूटराइज हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल सही। तो पहला आर्गुमेंट जो है वो सही है। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा बोलता है, लेट्स सी दूसरा, नो, इट वुड बी अनफेयर टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एंड्योरिंग इम्पॉर्टेंस विच आर प्रेजेंटली अंडर यूटिलाइज्ड। कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल अनफेयर होगा ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जो कि जिनकी अभी तक इम्पॉर्टेंस आई नहीं है और जो अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो उन रिसोर्सेज के लिए बहुत अनफेयर होगा अगर हम सारे फैक्टर्स को कंप्यूटराइज कर देंगे। तो ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है कि मतलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अनफेयर हो जाएगा, अनफेयरनेस तो यहाँ पे कोई सेंस बनाता नहीं है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, नो, कंप्यूटराइजेशन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन दिस। ये तो बिल्कुल एब्रप्ट है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्योंकि अब भाई कितना ही अगर किसी देश की तरक्की हो रही है किसी चीज़ से, तो उसमें पैसा लगेगा, तो उसमें देश का ही तो फ़ायदा होगा। तो अगर हम ये स्टेटमेंट पास करेंगे कि हमें इसमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ वाला इनका आर्गुमेंट देखते हैं। येस, व्हेन एडवांस कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया लैग बिहाइंड। देखो, ये एक तरीके से कंपैरिजन हो गया है। तो पहली बात तो हम कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हैं। आर्गुमेंट में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ये गलत है। हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? मतलब अगर किसी भी नए एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ये कोई मैटर नहीं है कि हम किसी कंट्री से कंपेयर करें कि सो एंड सो कंट्री में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो एक डेवलपमेंट जो होता है वो समय के साथ आता है। तो फोर्थ वाला भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा सिर्फ पहला वाला होगा, आंसर ए होगा, दैट इज़ ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। आई होप ये वाला आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट आपको क्लियर हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है, शुड इंडिया इमीडिएटली स्टॉप माइनिंग कोल। क्या इंडिया को बिल्कुल कोल को माइन करना बंद कर देना चाहिए? इनका पहला आर्ग्यूमेंट है, येस, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ द कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। तो शुड इंडिया इमीडिएटली स्टॉप माइनिंग कोल, आर्ग्यूमेंट वन कहता है येस, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ द कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। देखो, देखा, अगर मतलब अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ख़त्म, कोई रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको बंद नहीं कर देना चाहिए।
क्योंकि जब तक हमारे पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं आ रहा है, किसी का बैकअप नहीं आ रहा है, तब तक हम कैसे उस चीज़ को बंद कर सकते हैं कि नहीं अब बंद कर देते माइनिंग, तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। नो वी डू नॉट हैव इनफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, नहीं करना चाहिए। हाँ देखो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उसको कैसे इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है, मतलब ना करने का। नो इट थर्ड पॉइंट देखते, नो इट विल हार्म लैक्स ऑफ पीपल एंड देयर लाइव्स विल बी अफेक्टेड एडवर्सली एंड इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं भी किसी भी माइनिंग में जाकर किसी भी माइनिंग रोक देंगे तो कितना एम्प्लॉयमेंट का नुकसान हो जाए, कितनी इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व है माइनिंग में, जो उसका टेंडर लेती है माइनिंग का, कितना नुकसान होगा। तो एक तरीके से हार्म हो, उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा, तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो क्या सही है इसमें, दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट हो गया, बी वाला हो गया। ठीक, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट बोलता है शुड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया बी हेल्ड एवरी 3 years एज अगेंस्ट 5 years एट प्रेजेंट। क्या जो चुनाव होता है वो हर 3 साल में होना चाहिए, ना कि 5 साल ना हो के क्या हर 3 साल में होना चाहिए। तो आर्गुमेंट बोलता है इसका नो, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस। तो हाँ बात तो सही है, क्योंकि अगर जितने भी चुनाव होते हैं इसमें बहुत पैसा लगता है, ये सबको ही पता है। तो अगर 5 साल के अगर 3 साल में होगा तो पैसा और भी जल्द जल्द लगेगा। मतलब 10 साल में 2 बार चुनाव होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग तीन, जैसे 15 साल है उसमें 3 बार चुनाव होते हैं अगर 5 साल का लेंगे, और वहीं अगर 3 साल में हो तो 5 बार चुनाव नहीं होंगे। तो अगर 5 बार चुनाव होंगे और एक बार ही 3 बार में चुनाव हो रहा है, तो 2 बार एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट ही तो हुआ। तो पहला वाला जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक, सेकेंड आर्गुमेंट देखते हैं। येस, दिस विल हेल्प द वोटर्स टू रिप्लेस द नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट एनी डिले। ये तो बिल्कुल ही, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब हाँ होना चाहिए, ताकि जो भी नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रिप्लेस, मतलब वोटर्स रिप्लेस कर दे। देखो अगर अगर किसी वोटर को चुनना ही होगा तो वो पहली बार में 5 साल के चुनाव में भी वो अपना एक अच्छा कैंडिडेट चुन लेगा, नहीं तो वो बेकार ही चुनेगा। ठीक है, अगर वो, अगर उसको किसी भी करप्शन में फंस नहीं होगा तो वो फंस जाएगा, चाहे वो 5 साल का चुनाव में फंसेगा, चाहे वो 3 साल के चुनाव में फंसेगा। मतलब एक जो वोटर होता है, अगर उसको मान लो आजकल तो कितना लालच देते हैं कि भाई तुम वोट करना, हम तुमको ये दे रहे हैं, 1 लाख रुपए देंगे अगर तुम्हें वोट करोगे। तो इट्स लाइक, तो अगर उसको फंसना ही है तो वो 3 साल में भी फंस सकता है और 5 साल में भी फंस सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड कह रहा है नो, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। हाँ, तो ये कहीं न कहीं सही है। क्यों सही है कि जैसे अब मान लो कोई बंदा बन के आया है, ठीक है, बहुत ही ईमानदार है, तो अब उसने कुछ अपने मतलब कुछ उसको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा या फिर कोई भी रिफ़ॉर्म लाना होगा, सोसाइटी में रिफ़ॉर्म लाना होगा, तो वो 3 साल में तो नहीं आ पाएगा। तो वो आई थिंक जितना ज़्यादा उसको समय मिल रहा होगा तो वो उसको समय लगेगा उस रिफ़ॉर्म या उस पॉलिसीज़ को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। तो आई थिंक जो थर्ड वाला है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब फ़ेवर करता है स्टेटमेंट, मतलब जो नहीं नहीं फेवर करता है, सॉरी। तो कौन कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और थर्ड ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी। मैंने इसके इनके आंसर्स लिखे थे ना, हाँ इसके आंसर्स लिखे, इसका 3 है। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, शुड ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री बी ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईआईएम्स हो गए और भी जितने भी आईआईएम्स हैं हो गए, या एफएमएस हो गया, इन सब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को, और भी जितने भी हैं जो प्राइवेटली हैं, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाना चाहिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट बोलता है नहीं, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू रन सच इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिवली। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब अगर आप ना बोल रहे हो तो ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा या रिसोर्सेज नहीं हुआ कि इन इंस्टीट्यूशन को अफेक्टिवली रन कर ले। तो नहीं, पैसा बहुत होता है सरकार के पास, ठीक है, तो वो इनके पास पैसा होता है रन करने के लिए। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक, सेकंड बोल रहा है, सेकंड देखते हैं। नो, नो, ईच इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फ्रीडम टू एक्ट ऑन इट्स ओन। तो
तो ये मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ रीज़न तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है कि मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या था कि क्या गवर्नमेंट को क्या मतलब जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर आ जाना चाहिए, और सेकंड बोल रहा है कि नहीं इंस्टीट्यूशन को अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि इससे कुछ एक्ट बन रहा है, क्योंकि ये कोई एक प्रॉपर रीज़न नहीं दे रहा है हमको कि हाँ इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो आई थिंक सेकंड विल नॉट फॉलो। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, येस बाय दिस द ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन, मतलब इससे सारे सभी बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन मिलेगी। क्या ये सही है? तो यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसा करने से जितने भी सभी, जहाँ देखो इसमें अगर कीवर्ड देखोगे तो ऑल आ गया है, तो ऑल स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही वेग हो गया बिल्कुल कि सभी बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन मिल जाएगी। तो थर्ड तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ देखते हैं, यस ओनली देन ओनली आ गया इसमें, गलत होना ही है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ओनली देन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब ऐसा होगा तभी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इट नो वन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट है, शुड द गवर्नमेंट बैन ऑल द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स एंड प्रोसेशंस, जितने भी दंगे होते हैं क्या गवर्नमेंट को सभी सारे फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट को बैन कर देना चाहिए? इसका आर्ग्यूमेंट पहला कहता है, यस दिस इज द ओनली वे टू टीच डिसिप्लिन टू द एम्प्लॉयज़, यही इकलौता वे है ताकि हम एम्प्लॉयज़ को एक डिसिप्लिन लाइफ या डिसिप्लिन सिखा सकें। क्या ये सही है? तो देखो स्ट्राइक का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि एक इनडिसिप्लिन माहौल बनाए, ठीक है, कभी कभी स्ट्राइक्स जो होती है पीसफुल प्रोटेस्ट पे होता है, कोई इनडिसिप्लिन नहीं होता है। जब हमें कोई बात अपनी रखनी हो और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम ऐसे स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इनडिसिप्लिन ज़रूरी नहीं कि सारी जितनी भी हड़तालें होती हैं, जितना भी जो भी प्रोटेस्ट होता है वो बहुत ही इनडिसिप्लिन वे में होता है। तो आई थिंक पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिफ्थ है, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। सेकंड देखते हैं, नो द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव इट्स सिटीजन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी भी पर्सन से उसका ये हक छीन लेंगे तो एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और सोसाइटी में भी नहीं है। तो सेकंड आर्गुमेंट बिल्कुल फिट आर्गुमेंट है, ठीक। थर्ड देखते हैं, येस दिस इज़ द ओनली वे टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विदाउट इंटरप्शन ऑफ वर्क। देखो फिर इसमें अगर तुम देखो तो ओनली कीवर्ड आ गया है, जहां ओनली कीवर्ड आता है वहां समझ लो गलत हो जाता है। पहले आर्ग्यूमेंट में भी ओनली आ गया तो गलत हुआ, तीसरे में भी ओनली है तो गलत है। तो इसका आंसर सिर्फ सेकंड स्ट्रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है क्या? एक मिनट, हम लास्ट वाला स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। येस दिस इज़ द ओनली वे टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विदाउट इंटरप्शन ऑफ वर्क, ये क्या इकलौता वे है जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर सकें और इंटरप्शन का काम कर सकें। देखो हाँ ये कहीं ना कहीं सही है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये कहीं ना कहीं सही है। इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ काम चल रहा है, किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है ठीक है, और अचानक से वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, कोई बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो हड़ताल कर दी किसी भी चीज़ से लेकर, स्ट्राइक कर दिया, तो क्या होगा? काम रुकेगा। काम रुकेगा तो जाहिर सी बात है अगर लंबा हड़ताल चला तो बहुत लंबा काम रुकेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एक इंडस्ट्री के कैपिटल के लिए भी। तो हाँ इससे अगर हम सारे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को बैन करते हैं इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स एंड प्रोसेशन इन द सेक्टर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर्स और एनी अदर सेक्टर, ताकि वो लंबा प्रोटेस्ट चलता है तो वो एक तरीके से इंटरप्शन बनता है। तो हाँ ये सही है, बट मैं इसको पार्शली करेक्ट मानूंगी, पर क्योंकि ऑप्शंस में तो ओनली सेकंड नहीं दिया है तो मैं सेकंड और थर्ड को प्रिवेल से, थर्ड पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इट्स पार्शली करेक्ट, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, सो आई विल बी गोइंग विथ ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड, और थर्ड सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी किसी में आता ओनली सेकंड तो मैं सेकंड ही लगाती, बिकॉज जो थर्ड है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। तो अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म जो प्रोटेस्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि काम में बाधा आ रही है, ठीक। तो नेक्स्ट पे चलते हैं,
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, should there be a complete ban on Indian professionals seeking job elsewhere after completing their education in India? क्या मतलब जितने भी इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, अगर जिनकी शिक्षा हमारे भारत में हो गई है, अगर वो बाहर कहीं काम करने चाहते हैं तो उनको बैन कर देना चाहिए कि मतलब बाहर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने यहीं पढ़ाई करी है, एजुकेशन यहीं आपकी कंप्लीट हुई है, तो आप यहीं जॉब ढूंढिए। तो इसका आर्ग्यूमेंट बोल रहा है येस, दिस इज़ द ओनली वे टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो देखो, ऐसा तो ओनली वे आ गया है, तो मैं पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। मतलब ओनली वे है इस, मतलब ऐसा कुछ कॉन्क्रीट रीज़न मुझे नहीं दे रहा है कि हाँ बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी या इस यही एक तरीका है ताकि हम इंडिया के प्रेजेंट रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकें। भाई उसके और भी तरीके होते हैं, सिर्फ यही इकलौता तरीका नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम बाहर जाके भी अपने भारत का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड बोल रहे, सेकेंड स्टेटमेंट है नो, Indians living abroad remit a large amount of foreign exchange, and this forms a significant just a second. तो स्टेटमेंट कह रहा है, नो, इंडियंस लिविंग अब्रॉड remit a large amount of foreign exchange and this forms a significant part of the foreign exchange reserves. तो सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन, इसका जवाब नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट ने ये पूछा है कि शुड देयर बी अ बैन, और ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ बेनिफिट बता रहा है, जो कि एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। साथ ही में मतलब ये कंज्यूम करता है कि हर स्टूडेंट को विदेश जाकर ही रेमिट करेगा, जो कि बहुत जनरलाइज कर दिया है। तो सेकेंड वाला भी गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, no practical knowledge gained by Indians working in other countries help India to develop its economy। मतलब ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली बात कर रहा है, मतलब फिर भी कि ये भी मतलब एक एग्जाम्पशन पर टिका है कि सभी लोग वापस आएंगे या मदद करेंगे, ठीक। मतलब ये लॉजिकली फ़ायदा बता रहा है कि एक बेनिफिट है, पर डायरेक्टली इसको मतलब मना नहीं कर रहा है कि नहीं बैन नहीं होना चाहिए। तो थर्ड भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब इसमें कोई कॉन्क्रीट रीज़न हमें नहीं मिल रहा है कि इसको हम ठोस के साथ बोल सके कि हाँ ये सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं, यानी ए। तो इसका जो आंसर है वो ए है, नन इज़ स्ट्रांग। तो ये 6 क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट के। इफ़ यू विल से, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मेरी स्क्रीन चली गई है। हाँ, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ये जो सिर्फ 6 क्वेश्चन है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स के, एंड इफ़ यू विल से, तो मैं आपको मतलब और भी इसके प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, सो दैट मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग की भी हो जाएगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये भी सही होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए, ये गलत है, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करिए, सो दैट मेरी भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप आपको ये वाला जो सेशन है आपको अच्छा लगेगा, एंड आप नेक्स्ट में भी ट्यून रहेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।